इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की। इग्नू की हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। कोड आपके सामने है BHIC 131। भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक। 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं हम इस बुक पर अपने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमारा है हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम, भौगोलिक विस्तार एवं पतन। देखिए चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। इस बुक के अंदर दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को डिटेल से पढ़ने के लिए इन चैप्टरों को दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम और भौगोलिक विस्तार एवं उसका पतन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके हमारा ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है वो यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बेसिक की। देखिए 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप सभी ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ देखा होगा किताबों के अंदर। लेकिन आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आप काफ़ी डीप पढ़ोगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक प्राचीन शहर की खोज। प्राचीन शहर कौन सा था हमारा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा गांव। हड़प्पा गांव को प्राचीन शहर क्यों कहा गया? क्योंकि सर्वप्रथम जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, सिंधु घाटी सभ्यता का जब पता चला तो ये पहला शहर था जिसकी खोज हुई थी। यानी खुदाई के दौरान ये पहला शहर था जो पता चला था, हड़प्पा, जिसको हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। और आप सभी को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये प्रथम शहर था, ये प्राचीन शहर था। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए आपने अब तक क्या सुना होगा कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, या हड़प्पा गांव सबसे पहले दयाराम साहनी को पता चला। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले 1826 में एक अंग्रेज थे, चार्ल्स मॉसन। चार्ल्स मॉसन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा गांव को देखा। उन्होंने देखा कि हड़प्पा के आसपास के जो गांव हैं वहाँ जो लोग अपना मकान बनाते हैं वो ईंटें कभी खरीदते नहीं हैं, बल्कि कुछ खंडरों में से ईंटें लाते हैं और उससे अपना मकान बना लेते हैं। जब उन्होंने देखा कि जो ईंटें हैं ये काफ़ी प्राचीन ईंटें हैं, हालांकि इनका ध्यान उस ओर गया लेकिन पुरातत्व विभाग ने इनकी बात को इग्नोर कर दिया है। कहते हैं कि इनकी बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। तो सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स मॉसन 1826 में। उसके बाद देखिए 1853 से 1856 के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था भारत में। आप सभी को पता होगा प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो 1853 से 1856 के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने का काम जो है भारत के अंदर चल रहा था। उस समय आप सभी को पता होगा पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। ये जो ट्रैक था ये कहाँ किसके बीच बिछाया जा रहा था? ये ट्रैक बिछाया जा रहा था कराची से लाहौर तक के बीच में, जिसके अध्यक्ष थे कनिंघम। यानी कि जहाँ यहाँ पर जो कार्य चल रहा था उसके अधिकारी जो थे वो कनिंघम की अध्यक्षता में ये काम चल रहा था। जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो जब हड़प्पा के पास की खुदाई हुई तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ प्राचीन ईंटें वहाँ से निकल रही हैं और कुछ प्राचीन खंडर वहाँ से निकल रहे हैं। इन्होंने कुछ पुरातत्व वस्तुओं को इकट्ठा किया और आसपास या अपने पुरातत्व विभाग के लोगों को उन्होंने दिखाया कि कुछ प्राचीन वस्तुएं यहाँ पर है। लेकिन इनकी बात को भी इतना महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद लंबे समय तक पुरातत्व विभाग ने इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन उसके बाद देखिए जब पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने जॉन मार्शल, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में भारत के दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी, इन्होंने मिलकर के पुरातत्व विभाग का कार्य किया। 1921 में सर्वप्रथम खुदाई चली रावी नदी के तट के पास। देखिए हड़प्पा जो गांव है ये रावी नदी के तट के पास है। 1921 में सबसे पहले पता चला कि रावी नदी के तट के पास एक प्राचीन शहर बसा हुआ था। खुदाई के दौरान ये पता करा तो पूरी आसपास की जो ज़मीन थी वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। गवर्नमेंट ने एक्वायर करने के बाद उस ज़मीन पे खुदाई लगातार कार्य चले। 1921 से लेकर 1924 तक वहाँ पर लगातार खुदाई कार्य चलते रहे और पुरातत्व विभाग को विभिन्न प्रकार के स्थल वहाँ से देखने को मिले। तो दयाराम साहनी का नाम यहाँ पर इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ही पता चला था 1921 में कि हड़प्पा नाम का एक गांव था जो काफ़ी प्राचीन था और प्राचीन शहर यहाँ पे बसा हुआ था। किसकी अध्यक्षता में काम कर रहे थे आपको पता होना चाहिए? जॉन मार्शल के नेतृत्व में।
अब देखिए 1921 के बाद 1924 तक, 1924 में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जॉन मार्शल ने पब्लिक मीडिया के सामने 24 में रखे थे, सारे डॉक्यूमेंट्स इनसे रिलेटेड, कि ये जो सभ्यता है ये काफ़ी पुरानी है और यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। जो भी चीज़ें प्राप्त हुई थी वो मीडिया के सामने, या कह सकते हो कि इंटरनेशनल मीडिया तक ये पूरी एक न्यूज़ कवर की गई थी कि जो पुरानी सभ्यता है वो भारत में खोज ली गई है। तो ये सब कुछ दिखाया गया था। अब देखिए 1921 से लेके 1947 तक पुरातत्व विभाग ने खुदाई के कार्य किए, ठीक है। लगभग 40 शहर 1947 तक, क्योंकि 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, ठीक है। तो 47 की जब हम बात करते हैं तो 1947 तक लगभग 40 शहर जो है, 40 स्थल जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजे जा चुके थे। और यदि जब हम बात करते हैं ना आज तक की, कि आज तक कितने स्थल खोजे जा चुके हैं पुरातत्व विभाग के द्वारा, तो लगभग 1500 ऐसे स्थल हैं जो पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजे जा चुके हैं। अब कहाँ पर कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा है 925, 925, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भारत में खोजे जा चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान है 475, 475 स्थल ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मिले, और 2 ऐसे स्थल हैं जो अफ़गानिस्तान में खुदाई के दौरान मिले। ये सभी कौन से स्थल हैं? ये पुरातत्व स्थल हैं जो पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का युग जो था वो कितना पुराना रहा, ठीक है। अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग पुरातत्व के जो इतिहासकार रहे उन्होंने अपने अपने व्यू रखे, अपने अपने पॉइंट ऑफ विचार विमर्श रखे। सबसे पहले जॉन मार्शल ने कहा कि जॉन मार्शल के अनुसार उन्होंने कहा कि इस सभ्यता का जो काल है वो लगभग 5000 वर्ष पुराना है। इन्होंने कहा 5000 वर्ष पुराना है इसका काल, हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का। मार्शल ने ये भी बताया कि यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य थे, यानी यहाँ से जो चीज़ें मिली, जैसे मोहरे हो गई, ठप्पे हो गए, ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग थे जिनसे अब तक के इतिहासकार परिचित थे। यानी कि अब तक जितने भी इतिहासकारों ने जो चीज़ें भी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, आपको पता होगा, जो इराक की सभ्यता थी, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता को आपका पता होगा, यहाँ से जो कुछ भी मिला वो बिल्कुल अलग था। यानी कि हड़प्पा से जो कुछ भी मिला वो, जैसे मोहरे ठप्पे, वो बिल्कुल अलग थे जिनसे अब तक जो इतिहासकार परिचित थे। लेकिन कनिंघम कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह सभ्यता लगभग 1000 साल पुरानी होगी, ठीक है। भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं? भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि यह सभ्यता लगभग 5500 से 8000 वर्ष ईसा पूर्व पुरानी है, ठीक है। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार है इस सभ्यता को लेकर के। जब हम बात करते हैं हड़प्पा के कालक्रम की जब हम बात करते हैं तो लगभग वही 5500 ईसा पूर्व से इसका कालक्रम को देखा जाता है। तो मेहरगढ़ सबसे पहला स्थान कहते हैं कि बसाया गया था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान के अंदर है। लगभग 5500 से 3500 ईसा पूर्व यहाँ के लोग, इसको कहते हैं कि 5500 से 3500 ईसा पूर्व के दौरान इस मेहरगढ़ को जो है, मेहरगढ़ गांव को जो है बसाया गया था। यहाँ के जो लोग थे वो इतिहासकारों के अनुसार पशु चारण का काम करते थे, यानी पशु को पालते थे, पशु को चराने का, इन सभी का काम करते थे। इसके साथ साथ ये लोग खेती भी करते थे। खेती में कौन सी ऐसी मुख्य फसलें थे जो ये लोग उगाते थे? तो देखिए, ये लोग गेहूँ उगाते थे, जौ उगाते थे, खजूर उगाते थे, ठीक है, और कपास उगाते थे। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो कपास इनके द्वारा उगाया जाता था, कपास बेसिकली ये आयात और निर्यात के लिए उगाते थे। यानी कि कपास जो था ये इनका व्यापार का साधन था, इतिहासकारों का ये मानना था। इनके जो मकान थे वो मिट्टी के थे, और जो ये जानवर पालते थे उनमें लगभग भेड़ और बकरियां, ज़्यादातर ये जानवर हुआ करते थे जिनको ये पालते थे। क्योंकि इन जानवरों का व्यवहार कैसा होता है, ये जल्दी ही किसी अन्य किसी व्यक्ति को या फिर किसी अन्य जानवर को जो है स्वीकार कर लेते हैं, तो इनका शांत स्वभाव माना जाता है। तो ऐसे जानवरों को ये पालते थे। 3500 से 2600 ईसा पूर्व में अनेक बस्तियों का निर्माण हुआ। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि 3500 से 2600 ईसा पूर्व के बीच अनेक बस्तियों का निर्माण हुआ। तांबे का प्रयोग होने लगा, मिट्टी के बर्तन बनने लगे, यानी लोग बाग जो उस समय के लोग थे वो मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे, तांबे का प्रयोग करना सीख गए थे। इसके साथ साथ अन्न का भंडारण भी किया जाने लगा था। और कुछ ऐसी आकृतियाँ मिली हैं जो उस समय देवी देवता के रूप में थी या उनके लिए पूजनीय थी। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, कुबड़े बैल का चित्र मिला है, एक सींग वाले उसका गाय का या बैल का चित्र मिला है, ठीक है।
ये सब इनके लिए क्या थे, देवता की आकृतियाँ थी, ऐसी आकृतियाँ मिली हैं जो उस समय के लोगों के लिए पूजनीय थी। 2600 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य नगरों का सुनियोजित निर्माण होने लगा था। लगभग 2600 से 1800 ईसा पूर्व क्या होने लगा था कि जो नगर बनाए जाने लगे थे उनका सुनियोजित ढंग से निर्माण होने लगा था। जैसे कि समान आकार की ईंटों का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, सड़कों का निर्माण जो करते थे वो मुख्य सड़क से समकोण पर काटती थी। उचित जल निकास प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों में सुधार हो गया था बनाने में। और इसके साथ साथ ये लोग व्यापार करने में भी आगे पहुंच गए थे, तो सुनियोजित व्यापार भी होने लगा था। समकोण पर काटती सड़कें बनने लगी थी। कहने का मतलब ये है कि 2600 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक ये जो लोग थे ये डेवलप हो गए थे और ऐसे सुनियोजित नगरों का निर्माण करने लगे थे जो आज की जो प्रणाली है ना नगर निर्माण की, वो उससे भी कहीं ना कहीं अच्छी थी। और लगभग कहते हैं कि 1800 ईसा पूर्व के बाद इन नगरों का पतन होने लगा है। देखिए, पतन की जब हम बात करते हैं ना इन नगरों के, तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ का मानना ये था कि क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास सारी सभ्यता बसी हुई थी तो बाढ़ के कारण इन नगरों का पतन हुआ। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा इनका पतन होने लगा था। तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत है इन नगरों के पतन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के, या आप सिंधु घाटी सभ्यता भी जिसके नाम से आप जानते हो, उसके भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो उत्तर में मांडा जगह है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। उत्तर में जो इसकी सीमा है सिंधु घाटी सभ्यता की वो मांडा से है जो कि जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम में सुत को गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। और दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। और भगवत राव जो कि गुजरात में है। दक्षिण में इसकी सीमा ये है। और पूर्व में अलमगीरपुर, ठीक है, पूर्व में है अलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। मैं आपको नक्शे की सहायता से एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारा भारत का नक्शा है, ये नया भारत का नक्शा है। उस समय हमारा पाकिस्तान था वो भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। और पश्चिम में आपको देखने को मिलता है बलूचिस्तान में सुतको गैंडोर। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सुतको गैंडोर यानी पश्चिम में। उसके बाद आपको देखने को मिलता है दक्षिण में दैमाबाद, यानी कि नीचे की तरफ आप जाओगे महाराष्ट्र में, यहाँ पे आपको दैमाबाद मिलेगा, ये दक्षिण दिशा थी। और यहाँ गुजरात में आपको देखने को मिलेगा क्या, भगत राव आपको गुजरात में, ये दक्षिण की सीमा थी। और यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को अलमगीरपुर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में अलमगीरपुर। तो ये सीमाएं थी कुछ इस प्रकार से। ये हड़प्पा सभ्यता थी वो इस प्रकार से जो है फैली हुई थी। ठीक है, आप इसे कह सकते हो कि त्रिभुजाकार में ये जो सभ्यता थी ये फैली हुई थी। तो नक्शे की सहायता से आप समझ पा रहे होंगे कहाँ कहाँ पे था। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर मांडा है, यहाँ पे है पश्चिमी तो ये है सुतको गैंडोर। और यहाँ पे महाराष्ट्र वाली सीमा आपकी, ठीक है, भगत राव आपकी गुजरात वाली, ये दक्षिणी सीमा लगती थी हड़प्पा सभ्यता की। और ये आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से ये सभ्यता फैली हुई थी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये सभ्यता जो है वो फैली हुई थी कुछ त्रिभुजाकार में। तो ये इसका भौगोलिक विस्तार था। इसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्रों की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले नाम आता है हड़प्पा का। महत्वपूर्ण केंद्रों में सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा। इसीलिए देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्राचीन शहर, इसीलिए इसका नाम लिया जाता है क्योंकि जब हम महत्वपूर्ण केंद्रों की बात करते हैं ना हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हड़प्पा का नाम सर्वप्रथम आता है। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी और कुछ अंग्रेजी पुरातत्व विद्वानों के द्वारा की गई थी। हड़प्पा में खुदाई का कार्य किया गया। यहाँ यह नगर पश्चिमी पंजाब एवं रावी नदी के तट पर मिला था। ठीक है, पश्चिमी पंजाब में था और कहाँ था, रावी नदी के तट पर। इस नगर में जो अवशेष मिले थे वो लगभग 3 मील के घेरे में थे। यानी कि जो एरिया जो कवर करता है ये लगभग 3 मील का एरिया जो है कवर करता है ये नगर। हड़प्पा में जनसंख्या का एक बड़ा भाग था जिसका काम क्या था, खाद्य उत्पादन से भिन्न क्रिया भी करते थे। ये खाद्य उत्पादन का काम इन लोगों का कम था। इनका काम यहाँ पर जो लोग रहते थे वो ज़्यादा प्रशासन वाले लोग रहते थे, व्यापार करने वाले लोग रहते थे और कारीगरी करने वाले लोग रहते थे। या फिर जो इनका एक बड़ा जनसंख्या का भाग था वो धर्म में लगा हुआ था, यानी धर्म के काम में लगा हुआ था। यहाँ से जो पुरातत्व विभाग को जो वस्तुएं प्राप्त होती है वो ये बताती है कि ये लोग
खाद्य उत्पादन यानी कि कृषि या खेती आप कह सकते हो, इससे भिन्न काम करते थे, इनसे भिन्न क्रियाकलापों में लगे हुए थे, ज़्यादातर प्रशासन के काम में लगे हुए थे, ठीक है। ये सरकार कह सकते हो आप, प्रशासन व्यवस्था कह सकते हो आप, उस कार्यों में लगे हुए थे। व्यापार के कार्यों में लगे हुए थे, ठीक है, कारीगरी के काम में लगे हुए थे और धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए लोग थे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के तट पर बसे सिंधु प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये सिंधु प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। ये कहा जाता है कि ये निचली टीला था, दो टीलों में बसा हुआ था हड़प्पा सभ्यता, आपको पता होगा, एक ऊपरी टीला था, एक निचली भाग का टीला था। तो जो निचले भाग का टीला था, यहाँ पर ही ये मोहनजोदड़ो जो है बसा हुआ था, और ये माना जाता है कि ये सबसे बड़ी बस्ती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इस जगह खुदाई का काम जो था वो 1922 में चला था। किसके नेतृत्व में चला था? आर.डी. बनर्जी के नेतृत्व में चला था। इनकी देखरेख में ही इसकी खुदाई का काम चला था। इनकी देखरेख में ही इस शहर का जो है पता चला था। यहाँ खुदाई के दौरान इमारतों के अवशेष, मलबे के ढेर जो मिले हैं, उनकी लगभग ऊंचाई जो थी वो लगभग 75 फुट मिली। लगभग 75 फुट यहाँ की जो है ऊंचाई मिली थी मलबे के ढेरों की। इसके बाद एक और प्राचीन शहर की बात करते हैं हम, कालीबंगा की। 1960 के दशक में बी.के. थापर के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य चला था। किसके निर्देशन में चला था? बी.के. थापर के निर्देशन में, या ये कह सकते हो कि बी.के. थापर ने जब यहाँ पर खुदाई का काम कराया था, तब जो है कालीबंगा का जो है पता चला था। तो कब चला था? 1960 के दशक में यहाँ पर खुदाई का काम चला था बी.के. थापर के निर्देशन में। यहाँ पर अनेक प्रकार के जो है मिट्टी के बर्तन पाए गए थे, जो पुरातत्व विभाग को मिले थे यहाँ से, अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन। इसके बाद देखिए लोथल, ये जगह गुजरात में है। रंगपुर और सुरकोटड़ा, लोथल, ये आदि ऐसी बस्तियाँ थी जो गुजरात के अंदर पाई गई थी। लोथल समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यह कह सकते हो कि क्योंकि ये समुद्री तट से लगा हुआ था, तो ये यहीं से लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो यहीं से व्यापार किया करते थे। दूसरी सभ्यता से, जैसे मान लो इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया से, इनका व्यापारिक लेन देन जो था वो यही एक स्थान था, यहाँ से इनका लेन देन था समुद्री मार्ग के द्वारा। तो लोथल को कहा जाता है कि ये समुद्री मार्ग व्यापार करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान था उस समय उन लोगों का। इसका जो उत्खनन कार्य था, यानी कि लोथल का जो उत्खनन कार्य था, वो S.R. राव ने किया था। S.R. राव के नेतृत्व में लोथल का पता चला था। यहाँ एक जहाजी मालघाट का खोज, यानी कि कहते हैं कि खुदाई के दौरान जो खोज मिली, जो सामान मिला, वो एक जहाजी मालघाट भी यहाँ से प्राप्त हुआ था, जो क्या बताता था कि यहाँ के ये जो एरिया था, ये जो स्थान था, वो किस लिए था? व्यापार के उद्देश्य से था। यानी कि जहाजी मालघाट बताता है कि एक जगह से दूसरी जगह व्यापार हुआ करता था जहाज के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा। इसके बाद देखिए सुतकाजिन दौर, ये जगह जो है ना, ये पाकिस्तान और ईरान की सीमा से लगे हुए हैं। पाकिस्तान और ईरान की जो समुद्री तट की सीमा है, वहाँ पर ये जगह है। इस शहर में एक किला मिला था जिसके चारों ओर रक्षा के लिए पत्थर की दीवारें थी। ये कह सकते हो ये ऊपरी टीले पे बसा हुआ शहर था, ठीक है। दो टीलों में बसा हुआ था हड़प्पा सभ्यता, मैंने आपको भी बताया कि ऊपरी टीला था, एक निचला टीला था। ये ऊपरी टीले में बसा हुआ एक शहर था, जो कहाँ था? पाकिस्तान और ईरान की सीमा, ईरान की और पाकिस्तान की जो समुद्री सीमा थी, वहाँ पर ये बसा हुआ था। यहाँ पर एक ऐसा किला प्राप्त हुआ था जिसके चारों ओर रक्षा के लिए पत्थर की दीवारें बनाई गई थी। यानी कि कह सकते हो आप कि यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो प्रशासन से संबंधित रहे होंगे, राजा महाराजा से संबंधित रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद एक जगह और मिली है पाकिस्तान में, अमरी से जो प्राप्त अवशेष है, उससे पता चलता है कि लोग मिट्टी की ईंटें, पत्थरों के मकान में रहते थे, ठीक है। लोग मिट्टी की ईंटों से पत्थरों के मकान बनाते थे, यानी कि पक्की हुई मिट्टी की ईंटें वहाँ से प्राप्त मिली है, और पत्थरों से बने हुए मकान वहाँ से प्राप्त हुए। वहाँ अनाज के भंडार के लिए कोठार भी थे, ठीक है। कोठार भी प्राप्त हुआ खुदाई के दौरान, जिससे पता चलता है कि अनाज का भंडारण किया जाता था। वहाँ से प्राप्त बर्तनों पर कुबड़े बैलों का चित्र मिला। जो बर्तन खुदाई के दौरान वहाँ से प्राप्त हुए, उन पर कुबड़े बैलों का चित्र मिला हुआ है, ठीक है। हड़प्पा बहुत ही जो ये बताता है कि उस सभ्यता के ये बहुत ही लोकप्रिय चित्र हुआ करते थे, ठीक है। कुबड़े बैल, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये चित्र उनके देवी देवताओं के लिए हो सकते थे, या कह सकते थे कि जो पूजनीय चित्र थे उनको आप मान सकते हो इनको। तो ये हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी लोकप्रिय चित्र था कुबड़े बैलों का चित्र। उसके बाद देखिए मेहरगढ़, मैंने आपको बताया मेहरगढ़ जो था ना,
ये हड़प्पा के विकास से पहले बस गया था, यानी हड़प्पा इसके बाद बसा था। यहाँ के लोगों ने एक उपनगर बसाया था, ये मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो था ये उपनगर का एक उपनगर था, जहाँ वे कई प्रकार के मनके बनाते थे, कई प्रकार के मनके बनाते थे। यहाँ टप्पे ठप्पे, ये टप्पे नहीं है, ठप्पे आएगा यहाँ पर, ठप्पे वाली मोहरें प्राप्त हुई यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ठप्पे वाली मोहरें प्राप्त हुई, जो व्यापारियों द्वारा सुदूर व्यापार में प्रयुक्त होती थी। यानी व्यापारी इन मोहरों का प्रयोग करता था, यानी उस समय जो मोहरें थी वो ठप्पे की मोहरें चलती थी, और ठप्पे की मोहरों से लेन देन जो है हुआ करता था। व्यापार ठप्पे की मोहरों की सहायता से हुआ करता था, जो ये बताता है कि मध्य एशिया से इस सभ्यता का भरपूर संबंध था, मध्य एशिया से इस सभ्यता का भरपूर व्यापार जो है हुआ करता था। इसके बाद देखिए और भी ऐसे स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के जिनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना होगा, जैसे धोलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, ठीक है। ये सारे ऐसे प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख केंद्र रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब तक हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी हासिल की जो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल थे, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा, लोथल, ठीक है, सुतकाजिंदोर, अमरी, मेहरगढ़, धोलावीरा, राखीगढ़ी। तो ये सारे क्या थे, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण केंद्र थे हड़प्पा सभ्यता के। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 5 जो है ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, यानी चैप्टर 6 के अंदर हम और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, वहाँ के लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के अंदर। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।